अब हम पढ़ते हैं क्लास 6 के ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर मानचित्र, है ना। ये चौथा चैप्टर क्या है? मानचित्र है। इन्हीं को पढ़ते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, झीलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। मानचित्र क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से जो होता है चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारे विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो क्या बन जाता है? एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। पहला है भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। भौतिक मानचित्र यानी कि फिजिकल मैप, इसी को ही और बोलते हैं दूसरी भाषा में उच्चावच मानचित्र। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र यानी कि पॉलिटिकल मैप। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इन्हीं को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र के कितने घटक हैं? 3। कौन कौन से? तो दूरी, दिशा और प्रतीक। तो उसमें से हम पढ़ते हैं सबसे पहले दूरी के बारे में। मानचित्र एक आरेखन होता है। मानचित्र क्या होता है? एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। मानचित्र क्या होते हैं? छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए समझते हैं पैमाना क्या होता है कि आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाता है। अगर हम मानचित्र बनाते हैं तो 10 किलोमीटर लंबा कागज पे थोड़ा ना बनाएंगे। उस 10 किलोमीटर की दूरी को हम छोटी सी इतनी सी जगह में 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर के रूप में दर्शा सकते हैं।
इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इसे ही पैमाना कहा जाता है। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे है ना महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। अर्थात उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर जो होता है ना, स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। मतलब इसका जो रेशियो होता है ना, कम का होता है, इसी को छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। और वहीं किलोमीटर को अगर 5 सेंटीमीटर दर्शाएंगे तो वह बड़े पैमाने वाला मानचित्र होगा। बड़ी दूरी को छोटे से दूरी में डिनोट करते हैं, हो गया वही बड़े पैमाने वाला मानचित्र। उसी में से कम दूरी वाले को छोटे है ना, छोटे से थोड़ा सा बड़े वाले सेंटीमीटर में डिनोट करते हैं, ये हो गया हमारा छोटे पैमाने वाला मानचित्र। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करती है। अब पढ़ते हैं दिशा के बारे में। दिशा एक लकीर खींच लेते हैं ऐसे से। ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, इधर हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम। अब इसी दोनों के बीच में से एक और दिशा निकलती है, इसे उत्तर और पूरब की दिशा में है ना, तो इसे उत्तर पूरब। नीचे होगा तो ये पूरब और दक्षिण की साइड में है ना, तो ये इसको कहते हैं दक्षिण पूरब। इधर भी पश्चिम और दक्षिण के बीच में एक रास्ता जाता है, तो उसे बोल सकते हैं दक्षिण पश्चिम। और उत्तर और पश्चिम के बीच में भी एक रास्ता निकलता है, उसे बोल सकते हैं उत्तर पश्चिम। चलिए, अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर उ यानी कि उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूरब, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। ये ना उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये क्या होते हैं? ये क्या है? तो दिग्बिंदु कहे जाते हैं। मेन जो 4 दिशा होता है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये हमारा प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चित्र 4.1 में से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। ये जो ऊपर में है ना चित्र, इससे बोल रहा है। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा, है ना, इस चित्र में हमें लगाना पड़ेगा। ये हुआ हमारा दुकान, ये हो गया विद्यालय, ये हो गया हमारे पूरब दिशा में है। इस अनुसार से विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान कहाँ है, तो पहले देखेंगे विकास का घर यहाँ है, सामुदायिक केंद्र यहाँ, ये उत्तर दिशा में हो गया। और उसके बाद बोल रहा है समुदाय खेल का मैदान कहाँ है, खेल का मैदान यहाँ, ये तो उत्तर पश्चिम दिशा में है, सॉरी उत्तर पूरब दिशा में है। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक तंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। हम 2 पढ़ लिए, दिशा के बारे में भी पढ़ लिए, और उसके पहले पढ़े हम किसके बारे में, दूरी के बारे में पढ़े। अब पढ़ेंगे हम प्रतीक के बारे में। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। कौन? प्रतीक। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों
जैसे भवन, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। उन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। जैसे देख लेते हैं, रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन और रेलवे स्टेशन होती है। ये हो गया बड़ी लाइन, ये हो गया मीटर लाइन और RS ये हो गई रेलवे स्टेशन का प्रतीक। सड़कें पक्की भी होती है, कच्ची भी होती है। पक्की सड़कों को इस प्रकार से डिनोट किया जाता है और कच्ची सड़कों को इस प्रकार से। सीमा, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक होता है राज्य सीमा, एक होता है जिला सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को गाढ़ा, मोटा और है ना कुछ बोल्ड तरीके से लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार राज्य सीमा को थोड़ा सा कम, उससे बोल्ड बोल्ड में दिखाया जाता है। उसके बाद सांकड़ा, पूरा पतला दिखाया जाता है जिला सीमा को। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। नदी को इस प्रकार, कुआं को काले बिंदु से, बड़े बिंदु से, तालाब को इस प्रकार दिखाया जाता है और नहर को इस तरह से दिखाया जाता है, पुल को इस प्रकार दिखाया जाता है। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। मंदिर को इस प्रकार से, गिरजाघर को इस प्रकार से, मस्जिद को और इससे छतरी से। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन। PO हो गया पोस्ट ऑफिस, PTO पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, PS मतलब पुलिस स्टेशन। बस्ती और कब्रिस्तान, बस्ती हो गया हमारा इस प्रकार का जो होगा बस्ती हो गया और इस तरह से जो होगा वो कब्रिस्तान हो गया। पेड़ और घास, ये पेड़ का है, ये घास का है। जैसा कि हमें इस सुंदरपुर गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में दिखने को मिलता है। ये हो गया हमारा नदी, ये हो गया मंदिर, ये हो गया पेड़, ये हो गया पेड़, ये हो गया पेड़, ये हो गया बस्ती, ये बस्ती, ये भी हो गया रेलवे स्टेशन। ये क्या हो गया रेलवे स्टेशन। ये भी हो गया रेलवे ट्रैक, है ना। लेकिन कौन सा, इसके बारे में बोला गया था मीटर लाइन। ये क्या हो गया मीटर लाइन हो गया, PTO हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, है ना, इत्यादि हमारे यहाँ देखने को मिल जाता है। मस्जिद भी है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, इसी के बारे में बोला गया है कि उत्तर लिखा जाता है हमें ऊपर के साइड, उत्तर की दिशा में। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये प्रतीक कहे जाते हैं, क्या लिखा है कि ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक 4.3 में दर्शाए गए हैं, जो कि हमने आपको पीछे दिखाया। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। कभी कभी प्रायः यह क्वेश्चन आता है कि मानचित्र में नीले रंग का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, तो जलाशयों के लिए करते हैं। ऑप्शन में कुछ से कुछ दे देगा। और उसके बाद भूरा रंग का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए, हरा रंग मैदानों के लिए को दर्शाने के लिए करते हैं। चलिए आप पढ़ते हैं रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता क्यों होती है, वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है।
इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। जो बिना किसी पैमाने की सहायता से खींचा जाता है उसे कच्चा आरेख कहते हैं और इसे ही रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। अब पढ़ते हैं खाका के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम? खाका के बारे में। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। छोटे से क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। और यह हमें है ना बहुत विस्तार से जानकारी प्राप्त करती है उस जगह की, उस क्षेत्र की। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। आओ कुछ करके सीखें। स्कूल भवन एनसीईआरटी वेब पोर्टल देखें। इस पोर्टल पर उपलब्ध सैटेलाइट चित्रों पर अपने आस पड़ोस का मानचित्र ऑनलाइन बनाएं। चलिए, इस प्रकार यह भी चैप्टर समाप्त हुआ। अब इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र क्या कहलाएगा? भौतिक, थीमेटिक या राजनीतिक? तो भौतिक, क्योंकि वृक्ष, नदी, पर्वत, पठार, पहाड़ ये सब चीज़ कहाँ दिखाए जाते हैं? तो भौतिक मानचित्र में। और राजनीतिक मानचित्र में होता है राज्यों, देशों, है ना, गांव, शहरों की सीमाएं होती है। और थीमेटिक में यह सब मिलके होता है। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? तो जलाशयों को दिखाने में। पर्वतों के लिए क्या होता है? तो इसके लिए अलग रंग का होता है। किस रंग का? भूरा रंग का। पर्वत के लिए भूरा रंग का, मैदान के लिए हरा रंग का। दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए? प्रतीकों को दिखाने के लिए नहीं, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इसी को कहा जाता है दिक्सूचक, है ना। दिक्सूचक का उपयोग क्यों करते हैं? तो मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। पैमाना आवश्यक है किस चीज़ के लिए? मानचित्र के लिए आवश्यक है पैमाना। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में।